नमस्कार, मैं हूं नगमा। केंद्र सरकार के पास कितने तोते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा कि सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता रहा है और उसके इशारे पर ही सीबीआई बोलती है, जांच करती है। मई 2013 में यूपीए सरकार के दौर में खुद सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कोयला घोटाले के मामले, जो कि कोलगेट के नाम से सुर्खियों में आया, उसकी सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते जैसी हो गई है, केज्ड पैरट, जो सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं की भाषा बोलती है। वो यूपीए के दौर की बात है, तब भी सीपीआई का घोर दुरुपयोग हुआ और अब एनडीए का दौर है। वक्त बदला है लेकिन रवायत नहीं बदली। सीबीआई को लेकर ये सवाल अब और गाढ़े हो गए हैं। विधानसभा चुनावों से पहले तो कई बार लगता है जैसे सीबीआई की नींद अभी अभी खुली हो। जैसे अब बंगाल में चुनाव करीब है, लेकिन उससे ठीक पहले रविवार को सीबीआई की एक टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई, उनकी पत्नी को पूछताछ का नोटिस देने। ये पूछताछ कोयला घोटाले के सिलसिले में होनी है। इस मामले में कुछ राज्यों में पड़े छापों में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन का नाम सामने आया है। इसलिए पूछताछ तो होनी ही चाहिए, लेकिन टाइमिंग विधानसभा चुनाव से ऐन पहले की ही क्यों? नाम तो काफी पहले सामने आ गया था। रुजिरा बनर्जी के आग्रह पर अब ये पूछताछ मंगलवार को होगी। उधर ममता बनर्जी का कहना है कि ये उनकी पार्टी के लोगों को डराने की मोदी सरकार की साजिश है। सोमवार को सीबीआई अभिषेक बनर्जी की साली के दरवाजे पहुंची। कल उसे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ करनी है। उन्होंने सीबीआई से कहा कि वो उनसे 11 बजे से 3 बजे के बीच पूछताछ कर सकते हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक ये कोयला चोरी का मामला है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि इसके तार अभिषेक बनर्जी से जुड़ते हैं। कोयला लाला टाका कोथाय कोथाय जाए, थाईलैंडेर राजधानी बैंकके जाए, कोयला टाका कोथाय जाए बैंकকে আমি নিয়ে এসেছি প্রমাণ। কোথায় কোথায় কি বলছে? ঘুমাচ্ছে ভাইপো, উঠছে ভাইপো, সকালে হাঁটছে ভাইপো, খাচ্ছে ভাইপো, आतंक হয়ে গেছে। আমার বউকে টার্গেট করেছে। सीबीआई का रविवार को उनके घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया और कहा वो नहीं डरेंगे ऐसे एक्शन से। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया पर उनका मनोभाव वो स्पष्ट कर दिया और जबरदस्त तरीके से। কোনো বলছে দিল্লির কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না, একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। सोमवार को ही हुगली आए प्रधानमंत्री ने कोयले भतीजे या सीबीआई पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन टीएमसी के इस नए प्रचार पर हमला जरूर बोला कि बंगाल किसी और को नहीं, अपनी बेटी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। चुनाव की तारीखें किसी भी दिन आ सकती हैं। बंगाल का प्रेशर कुकर बिल्कुल फटने को है। सीबीआई की कार्रवाई ने तापमान और बढ़ा दिया है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता के साथ मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीबीआई की पूछताछ की ये टाइमिंग इस तरह निर्धारित की जाती है कि उसके राजनीतिक आकाओं को फायदा पहुंचे? ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। ऐसे कई केस हैं जहां पर केंद्रीय एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है। जुलाई 2020 को ही याद कर लीजिए, जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच खींचतान चल रही थी। उसी समय आयकर विभाग ने अशोक गहलोत के 2 करीबियों धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा पर छापे मारे थे। ये 13 जुलाई 2020 की बात है। उसी के 2 दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव पर शिकंजा कसा। इस बार वैभव के एक बिजनेस पार्टनर और मॉरिशस के एक निवेशक से जुड़ी इन्वेस्टमेंट डील के मुद्दे को आधार बनाया गया।
कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ये छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जब इस तरह के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। मोदी सरकार के पहले दौर में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दफ्तर केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहा। उन मामलों में क्या हुआ, अब क्यों नहीं उनमें वैसी तेजी दिखाई देती? क्या सब कुछ टाइमिंग से होता है? जैसे 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के दफ्तर पर बिना वारंट छापा मारा। उस केस का क्या हुआ, वो किस स्टेज में है? ऐसे ही आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर सीबीआई और ईडी के शिकंजे को लेकर लगते रहे हैं। चिदंबरम पर आरोप लगा कि 2007 में उनके वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से विदेश से 305 करोड़ के फंड मुहैया कराए गए और चिदंबरम ने फंड्स के ट्रांसफर के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की ओर क्लीन चिट दिलाई। सीबीआई के अलावा ईडी ने भी इस मामले में चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किए। 105 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद पी चिदंबरम जमानत पर बाहर आ गए। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर ईडी के शिकंजे को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे। राजनीति में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर इस तरह के कई केस हैं जिनमें आरोप लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी मामले गलत ही होंगे, लेकिन सवाल तब उठता है जब ऐसे मामलों की जांच तब सक्रिय होती है जब कोई विपक्षी नेता ज्यादा सक्रिय हो जाए या फिर सत्ताधारी दल के लिए परेशानी बनने लगे। और तो और सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस को याद कीजिए। जिस तरह केंद्र सरकार की 3 एजेंसियां अचानक से सक्रिय हो गईं, उसे लेकर भी सवाल उठने लगे। उस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो गए थे, जबकि महाराष्ट्र पुलिस पहले ही अपने स्तर पर मामले की जांच में जुटी थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जब देश में बड़े बड़े घोटालों में जांच का इंतजार हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी जैसे मामलों को हाथ में ले लेती हैं, और वो भी किसके इशारे पर? केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का ये आरोप अब आंदोलनों को कुचलने के लिए भी लग रहा है। अब किसान आंदोलन को ले लीजिए। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उससे पहले ही एनआईए ने खालिस्तान का समर्थन करने वाली संस्था सिख्स फॉर जस्टिस के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में 40 लोगों को गवाह के तौर पर नोटिस भेजा था। इनमें किसान नेता, टीवी पत्रकार, अभिनेता, दुकानदार, कारोबारी सब शामिल थे। किसान नेताओं ने कहा था कि यह आंदोलन का समर्थन करने वालों को डराने की सरकार की साजिश है। हालांकि 10 फरवरी को जब राज्यसभा में सरकार से इस सिलसिले में सवाल पूछा गया तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक लिखित जवाब में कहा कि एनआईए ने किसानों को समन नहीं किया है। एनआईए सिर्फ आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है। और अब इस बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि का भी केस सामने आया। किसान आंदोलन से जुड़े एक ट्वीट के टूलकिट की जांच को लेकर दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। दिशा रवि को सोमवार को 1 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस दिशा रवि की इस मामले के 2 अन्य आरोपियों निकिता जेकब और शांतनु मुलुक के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। पुलिस ने तो दिशा रवि की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 ही दिन रिमांड बढ़ाई है। पुलिस का आरोप है कि टूल किट का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए किया गया है। इस मामले में दिशा रवि की जमानत की सुनवाई के दौरान जज ने जमानत का विरोध कर रहे दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा कि क्या उनके पास दिशा रवि के खिलाफ कोई सबूत है। दिशा के वकील ने भी कहा कि मत भिन्नता होना, यानी कि अलग मत रखना, देशद्रोह नहीं हो जाता। और उनकी मुवक्किल ने किसानों के मुद्दे के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का समर्थन ही चाहा था। उसने खालिस्तान के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। दिशा रवि के वकील ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई योग की जगह कुंफू चुने तो क्या वो चीन का जासूस मान लिया जाएगा? ऐसी एक लंबी बहस कोर्ट में चली और पुलिस के दावों पर कई सवाल खड़े किए गए। खैर, मामला कोर्ट में चल रहा है, किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये तो खड़ा होता ही है कि जब देश के सामने कई गंभीर मसले खड़े हैं सामने,
खुलेआम भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो तो देश की जांच एजेंसियों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं 3 मेहमान। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता और scroll.in के असिस्टेंट एडिटर शुएब दानियाल। शुएब, आपने ये पूरी कहानी सुनी और किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? ये कोई नया नहीं है। इस समय आपको क्या अलग लग रहा है? कांग्रेस के दौरान केज्ड पैरेट, पिंजरे में बंद तोते की बात मैंने शुरू में ही की और सब जानते हैं 2013 का वो मामला जिसमें ये टिप्पणी आई थी कोर्ट की तरफ से। तो अब ये जो आवाज़ उठ रही है कि सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है डराने धमकाने के लिए अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या पत्रकारों को, इसमें आपको क्या अलग लगता है? तो एक वाजपेयी साहब का कोट है जो मैं थोड़े से बदल के कहूंगा कि सरकार आती जाती रहनी चाहिए मगर सीबीआई का दुरुपयोग जारी रहना चाहिए। बेसिकली चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे अभी बीजेपी हो, सीबीआई को एक बहुत ही पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाता है और एक तरीके से इसको आप ये जो अभिषेक की साली और जो कल उनके वाइफ पर जो पूछताछ होगी उसको भी हम इसी नजरिए से देख सकते हैं। पिछले 6 महीने 1 साल से बीजेपी ने अभिषेक पर टारगेट डाला है। यहाँ पर एक नेपोटिज्म का चार्ज लगाया, जैसे कि कांग्रेस के साथ चला था कि परिवारवाद होता है कांग्रेस में, तो वैसे ही एक बहुत ही सिमिलर चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ, और जो कि एक भाईपो करके, जो बंगाली में मतलब भतीजा जो लफ्ज होता है उसको भाईपो करके उसको मॉक कर रहे हैं। इसी को ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक कोशिश है कि अभिषेक बनर्जी को एक करप्शन के चार्ज से पब्लिक के नजर में जोड़ा जाए। और इसलिए आप देख सकते हैं मतलब अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से आज शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल से बीजेपी गए हैं, दिलीप घोष हैं, वो दोनों ने इस पर आज टिप्पणी की है। तो एक तरीके से बीजेपी का हमारा एक पॉइंट ऑफ अटैक दिख रहा है कि एक मतलब परिवारवाद प्लस अभिषेक बनर्जी का करप्शन लेकर एक पॉलिटिकल प्लान बन सकता है और उसके तरफ से उसके लिए एक ग्राउंड वर्क है, एक प्रेपरेशन है। तो शुएब, एक बात इस पर एक सवाल कि अगर उनके ऊपर आरोप हैं, जांच तो होनी चाहिए इसकी, तो इसमें समस्या क्या है? क्या इस तरह की चीज़ें जमा करके जो भी सरकारें रहती हैं वो अपने तरकश में ये तीर रखती हैं कि जब वक्त आएगा तब चलाया जाएगा? उनकी पहले भी जांच हो सकती थी, पहले भी मामले सामने आ सकते थे, लेकिन क्या चुनाव का इंतज़ार या मौके का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। बिल्कुल, देखिए मतलब करप्शन तो अगर चार्ज है तो उस पर तो तहकीकात और तफ्तीश होनी ही चाहिए, मगर बात है कि केंद्र में जो ये एक तो आपने जो टाइमिंग का जिक्र किया, दूसरी तरफ है कि बीजेपी सेम चार्ज लगा रही है तृणमूल के खिलाफ बंगाल में कि वो स्टेट पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, दोनों बात में एक हद तक एक सच्चाई है कि तृणमूल जो स्टेट पुलिस का दुरुपयोग करता है विपक्ष के खिलाफ जो बंगाल में है, उसी का एक तरीके से मिरर इमेज है कि आप जो सेंटर में जो विपक्ष है उनके खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये टाइमिंग का खेल है। और वैसे तो अभी तक अभिषेक या उनकी बीवी या उनकी जो साली है, अभी तक उनका नाम एफआईआर में नहीं दर्ज है। ये तहकीकात में जो पूछताछ में उनके नाम उभर के आए हैं, तो इस वजह से कनेक्शन में आ रहा है। तो वैसे तो करप्शन आपको टैकल करना चाहिए, वैसे तो वेस्ट बंगाल पुलिस को भी मौका मिलना चाहिए, सीबीआई को भी मौका मिलना चाहिए, मगर ये जो जानकार है, जो इंडियन पॉलिटिक्स देखते हैं, इसमें एक पैटर्न निकल आता है कि चाहे ममता बनर्जी हो चाहे मोदी जी हो, ये पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का जो उनके अंदर है। पवन खेड़ा, मैं आपकी टिप्पणी इसके मामले पर, आपने बहुत सारे मिसाल भी, हम लोगों ने भी चर्चा की और बात की हमने, ये कोलगेट मामला हो जाए या फिर उसके पहले आप जब गहलोत सरकार, जब सचिन पायलट और गहलोत का मामला राजस्थान में चल रहा था, उस समय भी आरोप लगे थे कि किस तरह केसेस सामने आने लगे। तो लेकिन सवाल यही है कि ये सरकार नया क्या कर रही है? ये सरकारें करती आई हैं, सरकारों के पास जो ये हथियार होते हैं इनका इस्तेमाल ऐसे मौक़ों के लिए रहता है। मैं आपको उदाहरण कुछ देता हूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं शांतनु गुप्ता जी, वह भी शायद सहमत होंगे। हमारे वक्त सीएजी कौन थे? विनोद राय।
किसने अपॉइंट किया था? हमारी सरकार ने। क्या उन्होंने तोते की तरह काम किया उस वक्त? गलत किया, सही किया, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे जरूर। क्या वो वॉज ही अ पैरट ऑफ द गवर्नमेंट? नो। हमारे वक्त की जुडिशरी हमारे खिलाफ कितने उन्होंने ऑर्डर्स पास किए? मैं अब तुलना नहीं करूंगा, जुडिशरी के विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं सिर्फ कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूं आपको भी और हमारे मित्र को भी। हमारे वक्त मीडिया रोज 9 बजे आपका चैनल, माफ कीजिएगा, आप तो तब भी हमारे खिलाफ बोलती थी, हम सरकार में थे, हमने तो नहीं सुना कि आपने कभी हमारी कोई तारीफ की हो। आप अपना काम कर रही थी, आप हमारे खिलाफ बोलती थी। उस वक्त प्राइम टाइम सारा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होता था, कहीं उनको दबाने की, चुप कराने की कोई कुचेष्टा नहीं की गई। आज तुलना कीजिए, आप तो कहती हैं एजेंसीज में तोते बैठे हैं, माफ कीजिएगा, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां उनके अपने कौवे बैठे हैं इस सरकार के। अब है ये एक फर्क सामने नजर आ रहा है। हर एजेंसी में एक पूरी लिस्ट किसी ने बनाई, कल ट्विटर पे मैं देख रहा था, कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनसे मोदी जी और अमित शाह का एक दर्द का रिश्ता है, पुराने रिश्ते हैं, गुजरात के रिश्ते हैं। जब मोदी जी और अमित शाह के कई काम उन्होंने छिपाए या करने में उनकी मदद की, उन तमाम अधिकारियों को आज सही जगह पे लगाया जाता है और फिर उन अधिकारियों से ये सारे काम कराए जाते हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे की जाए, कैसे अपने विरोधियों को पस्त किया जाए, कैसे उन्हें तंग किया जाए, परेशान किया जाए, उसके अलावा सरकार चलती हुई कहीं नहीं दिख रही आपको। अर्थव्यवस्था में नहीं दिख रही, सामाजिक शांति में नहीं दिख रही, कहीं कोई महिला सुरक्षा में नहीं दिख रही, किसी भी क्षेत्र में बेरोजगारी हटाने में सरकार का कोई काम नहीं दिख रहा। सरकार का काम दिख रहा है तो सिर्फ इसमें कैसे कभी चिदम्बरम जी को तंग किया जाए, कभी ममता जी को तंग किया जाए, कभी चिदम्बरम मैं जी, आपको एक अगर और उदाहरण देता हूं, चिदम्बरम एक जी उदाहरण और या देता ममता हूं। जी जो भी हैं वो मौके नगमा हैं जी, माफ कीजिएगा, एक नहीं, उदाहरण रह गया। पवन जी, मैं सिर्फ एक ये उदाहरण कह रही रह हूँ गया। कि ऐसा नहीं है कि बिना किसी बुनियाद के तंग किया था। जब मामले हैं तो उस पर जांच होगी। मैं पूछ रही हूँ कि टाइमिंग जो है वो, हाँ, उस पर सवाल हो सकता है कि क्या इसका इस्तेमाल उसी वक्त किया जाता है जब जरूरत पड़े और उन चीजों को दबा के रखा जाता है। जाहिर है कि मामले ऐसे होते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आसाम के पिछले चुनाव से पहले एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी निकालती। कहां है वो व्हाइट पेपर और कहां है हेमंता बिस्वा शर्मा? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, एकनाथ खड़से। जब इनके साथ थे तब कुछ और, अब इनके साथ नहीं है तो ईडी भी तैयार हो गई, सीबीआई भी तैयार हो गई। ना केवल टाइमिंग, विड्रॉ करने की टाइमिंग देखिए आप। हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में आप कई ऐसे आपको मैं पात्र लाकर देता हूं जिनके खिलाफ पहले तो नोटिस, ये वो सब कुछ हुआ, अब वो इनके साथ है तो नोटिस खत्म। ठीक है, यह जांच धीमी हो गई। ठीक, पवन खेड़ा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शांतनु को जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के समय जो, अगर आप कहेंगे कि हुआ, इनका कहना है कि हमारे समय जो हुआ ऐसा नहीं हुआ, जो अब देखा जा रहा है मीडिया को दबाया जा रहा है। हाल के दिनों में याद आ रहा है कि न्यूज़ क्लिक एक इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स हो रही थी। और उसके अलावा अगर हम आंदोलनों की बात करें तो एनआईए उनको खालिस्तान से जोड़कर जिस तरह के मामले सामने आए, ये किसानों ने कहा कि डराने के लिए या आंदोलनों को कुचलने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। दिशा रवि की मिसाल है, जो वो टूल किट का मामला है, ये तमाम चीज़ें। दिशा रवि की वकील ने आज ये बात कही है कि मत की भिन्नता जो होती है वो सेडिशन तो नहीं हो सकती, वो देशद्रोह नहीं हो सकती। तो जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल होता था शांतनु, अब उसको बहुत सारी चीज़ों को दबाने के लिए, ऐसा आरोप है, खबरों को, आंदोलनों को दबाने के लिए किया जाता है। देखिए, पवन खेरा जी ने कहा, बड़ा गंदा लफ्ज इस्तेमाल करा कि मीडिया के कौवे पाले हुए हैं। अब मीडिया से उनको दिक्कत है, अगर वो आपकी पार्टी को नहीं दिखा रही है तो वो अपनी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उस पर देखिए। देखिए, मैं मीडिया के कम से कम 5 डिबेट डेली करता हूं। सब में 4 या 5 लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं, पक्ष के भी लोग होते हैं। मैंने तो कोई डिबेट ऐसी नहीं करी इसमें मैं अकेला बैठा था और दूसरा कोई नहीं था। पवन जी के साथ बहुत सारी डिबेट होती है। पवन जी को कैसे मौका मिल जाता है अगर मीडिया को इतना दबाया जाता है? तो ये एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है। मेरे ख्याल से अब ये जनता भी समझ गई है। इन्होंने खुद ही मान लिया कि विनोद राय जी तोते नहीं थे और जिन्होंने 2G से हम निकाला था वो सही था। हाँ, सबूत न मिलने के कारण शायद ए राजा जी कुछ समय बाहर है। देखिए, अभी जो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं वो केस है क्या? वो एक तो अभी का केस नहीं है, वो 1-1.5 साल पहले से जांच हो रही है। ईस्टर्न कोल जो फील्ड है ECL में, उसमें विजिलेंस की जांच हुई, जिसमें इलीगल ट्रक मिले, इलीगल कोल पकड़ा गया, इलीगल इक्विपमेंट मिले, इलीगल वेइंग मशीन्स भी मिली वहां पे, जिसमें नेक्सस मिला, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के अगेंस्ट में FIR है, ECL ऑफिशियल्स में, CISF ऑफिशियल्स में, इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स में। अब जांच हो रही है कि शायद
अभिषेक बनर्जी की जो बीवी हैं उनके भी उसमें फाइनेंशियल लिंक मिल रहे हैं, तो उसकी भी जांच होनी। देखिए नगमा, भारत में इतने चुनाव होते हैं ना, अगर आप चुनावों में काम करना बंद कर दे सीबीआई ईडी तो मेरे ख्याल से भारत में कभी ना या तो चुनाव नहीं हो पाएंगे या फिर जांच नहीं हो पाएगी। तो ये हम हर बात किसी न किसी चुनाव से जोड़ देते हैं। सरकार भी तो हर समय किसी न किसी चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। प्रधानमंत्री आज बंगाल में है, इधर हंगामा पार्टी रहेगी ना, वो तो पार्टी रहेगी। पार्टी एक पॉलिटिकल मशीनरी है, उसका काम है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, फिर सरकारें स्थापित करना और वहां पे अपने मैनिफेस्टो और अपने को पालन करना। देखिए अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं शीला दीक्षित के खिलाफ ये कर दूंगा। बंगाल में चुनाव के डेट्स बस आने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के दौरे हो रहे हैं। तो आरोप पहले से है, मामले पहले से हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन अब तेजी आ गई है। अभी बंगाल में तमाम तरह के मामले, सीबीआई की जांच और तमाम मामले, ईडी, ये तमाम जो हैं अब तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं याद कि 1.5 साल पहले जब अनूप महाजी जो किंगपिन माने जाते हैं इस केस के, या ईसीएल के जो जीएम है, जो ईसीएल के जीएम है अमित धर, जब उनके एफआईआर हुई, जो ईसीएल के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तन्मय दास, जब उनपे एफआईआर, तो आपने डिबेट नहीं करी, क्योंकि अब आप लग रहा है कि पॉलिटिकल व्यक्ति है, इसमें डिबेट करनी चाहिए, इसलिए बड़ा हो रहा है। बड़ा वो जांच तो 1.5 साल से चल रही, क्योंकि अब हमें उसमें लग रहा है कि पॉलिटिकल रंग है, तो हम डिबेट करने इसलिए बड़ा लग रहा है। देखिए केजरीवाल जी ने कहा मैं शीला दीक्षित को जेल में भेज दूंगा, ये पन्ने, उन्होंने कुछ नहीं करा, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं चिदम्बरम जी को, कपिल सिब्बल जी को, सब झूठे, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कभी वो कोर्ट नहीं गए। अगर आप मैं बंगाल के कुछ लोगों से बात कर रहा था आपके डिबेट से पहले, बंगाल में कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं जाके कि अभिषेक बनर्जी करप्शन में है। अब यहाँ आके पवन खेरा जी डिफेंड कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी को, तो ये अच्छी टेक्निक है कि वहां पे भी, क्योंकि उन्हें वहां पे ममता के अगेंस्ट लड़ना है, तो वहां पे अभिषेक बनर्जी को आप भी गाली देते रहो, यहाँ पे क्योंकि सेंटर में हमें ममता जी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो एक टैक्टिक्स है, लेकिन सबको पता है बंगाल में दीदी ने क्या कर रखा है। और जो कोल के मामले हैं या और चिटफंड के मामले हैं, जो साइक्लोन के जो पैसे में गबन हुआ, सारे मामले, उसमें जांच होनी चाहिए, बल्कि ऐसी जांच को तो हमें बढ़ावा देना चाहिए। एक साफ राजनीति में जो प्रेरक है, ऐसे तो हर कदम का हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एजेंसियों के इस्तेमाल में लगातार तेजी आई है। और ये किसान आंदोलन की अगर बात करें शांतनु गुप्ता, तो किसान आंदोलन के समय भी किसानों ने ये आरोप लगाया कि जिस तरह के मामले, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर नोटिसेस आने लग गई हैं और आंदोलन को दबाने के लिए डराया जा रहा है किसान नेताओं को। या अभी आप देख लें कि अगर कोई भी एक ट्वीट आता है उसके खिलाफ एफआईआर होने लग जाती है, सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। तो एक डर का माहौल है कि अगर किसी ने जरा भी अपनी भिन्न मत की भिन्नता जो है, क्या वो देशद्रोह हो जाती है, क्या उसके खिलाफ में मामले या उसके खिलाफ केस कर देने चाहिए या एफआईआर दायर हो जानी चाहिए? एफआईआर किस में हुई वो देखें, हम लोग ऐसा नहीं एक बात को दूसरी से जोड़ दें। दिशा रवि का केस जो आपने जोड़ा, मेरे ख्याल से अगर मेरे फोन पे किसी, मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि कहीं कुछ, मतलब क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमने देखा है, सीपीएम ने इसके ऊपर बयान भी दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑफिसेस पे रेड किया, एक इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ पोर्टल है उसके ऊपर। तो ये तमाम जो कार्रवाई हुई उसको किस तरह देखा जाए? देखिए दिशा रवि, शांतनु मुलुक और निकिता जेकब ने बैठ के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ जूम मीटिंग करी, जिसको लीड किया पोलिटिक जस्टिस फाउंडेशन के मोद हालीवाल में, जो ओपन खालिस्तानी है, अपनी फेसबुक वॉल पे लिखते हैं मैं खालिस्तानी, डेली खालिस्तान के सपोर्ट में ट्वीट डालते हैं। उनके साथ जूम कॉल पे जाना ही एक प्राइमा फेसी एविडेंस है किसी भी जांच एजेंसी के लिए। आप और ये किसी भी देश में है, अगर आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पे फोन भी करते हैं, बैठ की जांच करेगी वहां की जांच एजेंसी, इसमें तो डिबेट ही नहीं है। ग्रेटा थर्नबर्ग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनके साथ में किसी तरह की जानकारी साझा करना क्या सेडिशन है, ये एक सवाल या ये एक मत रखा उनके वकील ने यहाँ पर। पवन खेड़ा, देखिए जहां तक कि आंदोलनों को दबाने की बात होती है, मैं फिर से यूपीए का उदाहरण से शुरू करूंगा। क्या अन्ना आंदोलन को दबाने की कोई चेष्टा की गई? क्या निर्भया आंदोलन को दबाने की कोई चेष्टा की गई? लेकिन आपको मैं भीमा कोरेगांव का उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में फॉरेंसिक्स की जांच से मालूम पड़ता है, मैंने तो खबरों में पढ़ा, कि लैपटॉप में जो 8 या 10 मेल्स मैलवेयर के थ्रू हैक करके डाली गई और इस तरह से एक माहौल बनाया गया कि भीमा कोरेगांव एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। प्रश्न चिन्ह लग गए। लेकिन जो लोग जेल में हैं, जिन पर आपने चरित्र हनन जिनका किया, उनका क्या होगा?
आप भीमा कोरेगांव पर तो मैं देख रहा हूं शांतनु जी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यूं कर रहे हैं। आप आइए, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक संस्था थी, यही दिशा रवि इसको चलाती थी, इसके खिलाफ बड़े बड़े आरोप हुए, क्या हुआ? विड्रॉ कर लिए ना सारे आरोप। तो आप बदनाम करने की चेष्टा इसलिए करते हैं कि जो आपके खिलाफ आवाज उठे, या तो आप उसको खरीदो, नहीं खरीद सकते तो दबाओ, नहीं दबा सकते तो बदनाम कर दो। किसानों के साथ वही किया जा रहा है। नौजवानों के साथ जो अपनी फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करते हैं उनको राष्ट्र विरोधी करार कर दिया जाता है। जी हाँ। किसानों को खालिस्तानी, एंटी सीएए को पाकिस्तानी। अरे साहब कहीं तो रुकिए, कोई तो देश में भी होगा जो आपके खिलाफ हो सकता है या हो ही नहीं सकता। जो तो आपके क्या खिलाफ खिलाफ बोलने की आजादी, पवन खेड़ा, अब क्या खिलाफ बोलने की आजादी बनी हुई है, बरकरार है, बनी रहनी चाहिए, उसको दबाने की कोशिश हो रही है या नहीं? क्या सरकार के द्वारा एजेंसियों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, या उनका उनकी जिस समय में कार्रवाई होती है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं? इन सवालों के साथ इस समय इस बहस को हम यहीं पर रोक रहे हैं। प्राइम टाइम में इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका दिल्ली का जंतर मंतर है। कम से कम वहां जाकर अपनी शिकायत तो रखी जा सकती है। ये अलग बात है कि अब मीडिया के पास यहाँ पर पहुंचकर विरोध करने वालों तक पहुंचने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। इसी जंतर मंतर पर अब कई ऐसे लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है जिन्होंने 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी तरह पास कर ली थी। इसके बावजूद इनमें से हजारों को नौकरी दी ही नहीं गई। ये तब है जब खुद सरकार कह चुकी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उसमें करीब 1 लाख वैकेंसी है, खाली जगह है। परीक्षा पास करने वाले इन लोगों का आरोप है कि उन्हें नौकरी देने के बजाय अब सरकार ने नई भर्तियों के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। ये लोग फिजिकल और मेडिकल भी पास कर चुके हैं और अब तो कई के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन करने की उम्र भी निकल गई है या निकलने वाली है। राजीव रंजन की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाया और फिर हटाने के लिए लाठी चलाई। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगे। ये वो बेरोजगार हैं जिन्होंने 3 साल पहले SSC GD की परीक्षा पास की, फिजिकल और मेडिकल कसौटियों पर भी खरे उतरे, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं दी गई। करीब 60,000 भर्तियां होनी थी, 55,000 हुई, इनको छोड़ दिया गया। वैसे कुल 1,09,000 लोग हैं जो इस नौकरी के दावेदार हैं। इनमें से कई की उम्र किसी सरकारी नौकरी के लिए निकल भी गई। मेरे 3 सिस्टर हैं, ना उनकी अभी शादी की है। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं सर। रहने के लिए एक झोपड़ी है और नहीं किसी ना रहने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ का एक सहारा था, मेहनत मजदूरी करके उसने मेरे को कोचिंग करवाई, कोचिंग की फीसें भरी और 3 साल मेरे को तैयार करने के बाद भी मैं 0.02 से रह गया SSC GD में। तो मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहता हूँ, ऑल कैंडिडेट को जोनिंग दे। हमारे पास अब मैं ओवरएज भी हो गया हूँ, ना मैं कोई भर्ती देख सकता, नहीं कोई हमारा सपना वो चूर हो गया। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि इनके पास जब पद खाली पड़े हैं तो हमको क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि हम मेडिकल फिट, रिटर्न फिट, फिजिकल फिट सब कुछ हमने सारी स्टेज पास कर लिया। हम तो ये चाहते हैं कि बस सरकार हमको भर्ती कर ले, क्योंकि हमें अगर 6 महीने तक ये रखेंगे भी ना, हम बॉर्डर पे की सिक्योरिटी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम तनख्वाह भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमको बस ज्वाइनिंग। अगर इनके पास जो है ना मतलब वित्त नहीं है ना तो हम वो भी स्वीकार है, लेकिन हमको बस ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हम जो है ना हमारे पास लास्ट मौका है, क्योंकि हम अब दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते, हमारी ओवर एज हो चुकी है। अपनी कहानी बताते मेघा डबरवाल की आंखें डबडबा जाती है। मैट्रिक पास योग्यता वाले इस पद में मेघा M.Com है, NCC का भी सर्टिफिकेट है, पर भर्ती नहीं हो पाई। जो पास हुए उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स में सिपाही बनने का रास्ता साफ हुआ। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, फाइनल ईयर में अगर किसी लड़की को NCC मिली होगी तो मैंने फाइनल ईयर में NCC इसलिए ली थी कि मैं आगे चल के देश की सेवा कर सकूं। 3 साल NCC करने के बाद, NSS करने के बाद और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेलने के बाद जब मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हूं तो बहुत अखर थी सर कि कम नंबर वाले मेरिट में शामिल है और हम योग्य होके भी यहाँ रोड पर बैठे।
अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं सर, हम लोग 3 बहन हैं, पापा मजदूरी करते हैं और मैं बड़ी हूँ घर में, तो सबसे बड़ी होने के नाते मैंने यही सोची थी कि सबसे मतलब मैं अपने परिवार को संभालूं, अपने परिवार का देखरेख करूं, क्योंकि भाई तो है ही, हम लोग 3 बहन हैं और घर में बड़ी होने के नाते एक लड़के की भांति मैंने अपने आप को बना के रखी हूँ। सरकार से बस यही मांगे कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गए हैं। कई लोग ने आत्महत्या कर ली है। ऐसा न हो कि ये जो युवा है देश हित की रक्षा करने के खातिर गलत रास्ते पे आ जाए। मेघा अकेले नहीं, यहाँ हर युवा का अपना दर्द, अपनी कहानी है। पश्चिम बंगाल के सुष्मिता के घर में कोई कमाने वाला नहीं। अगर हमें नौकरी मिल जाती तो मेरा जो छोटा भाई है वो अच्छे से पढ़ पाएगी, खाना खा पाएगी। तो लगता है आपके सारे सपने आपके लगभग टूट गए हैं? सारे सपने टूट गए हैं सर। और जब छोटी थी तब से मम्मी छोड़ के गई है। हम 2 बहन, छोटी भाई थी, हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ सर। हर रोज़ बहुत मेहनत की हूँ सर। उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग दे दिया गया सर। हमें सरकार से यही विनती है कि वो हमें ज्वाइनिंग दे दे सबको, ऑल मेडिकल फिट को। बहुत दिक्कत आ रही है सर, हमें घर में बहुत परेशानी आ रही है, रहने नहीं पा रही सर घर में। इस भीड़ में आस एक बार तब जगी जब इसी पद के लिए सरकार की तरफ से वैकेंसी फिर से निकली। पहले ही करीब 5000 कम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, फिर नई वैकेंसी ने इन सबको उम्मीद दी है। इन्होंने सिर्फ 55,000 पदों पे ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी है, नियुक्ति पत्र जारी किया है, जबकि हमारे पास जो वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 60,210, उसमें 5,000 खाली पद छोड़ दिए हैं। और अभी नित्यानंद राय जी ने अभी संसद भवन में अपना बयान दिया था कि केंद्रीय बलों में 1,09,000 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हम 55,000 जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? देश के लिए आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं? आप लोग जी, इसीलिए तो हम यहाँ आए, इसीलिए तो हम यहाँ धरने के लिए आए, नहीं तो बैठे रहते घर पे। हम देश की सेवा ही करने तो आए हैं, हमारी बहनें भी कर रहे हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सड़क पे बैठाओ, क्या यही नीति है सरकार की? गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में गृह राज्य मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि केंद्रीय पुलिस बलों में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। अब ये धक्के खा रहे हैं 3 साल से, और वो भी 1,09,000 मेडिकल फिट हुए, यानी कि 50-50 यहाँ भी चल गया, यानी 54,000 वहाँ ले लिए और 54 ये सड़क पे छोड़ दिए। ये गंभीर सवाल है। रोना लंबी भर्ती प्रक्रिया का भी है। 2018 की वैकेंसी रिजल्ट 2021 में आवेदन करने वालों की दलील है कि वो तमाम क्राइटेरिया में फिट हैं, लेकिन 3 साल के इस लंबे अंतराल की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र अब किसी नौकरी के लिए आवेदन करने लायक भी नहीं रही। इन युवाओं की मांग इस लिहाज से वाजिब लगती है कि जब सरकार के पास इतनी बड़ी संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार मौजूद है, तो फिर चयन के लिए नए सिरे से कवायद करने की क्या जरूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन पूजा आर्या के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।